पंडित लोग बहुत अच्छे होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी कार्य जो उनके बिना काम चलता नहीं, लेकिन ये पंडित जरा सरका हुआ है, इसीलिए इसको बनारस से निकाला। क्योंकि जब मैं बनारस गया, इसको लेके आने का जिम्मेदार भी मुंबई में ही हूँ। अटल जी ने आदेश दिया कि यार एक पंडित है, वो लिखता भी है और पिट रहा है, तो उसको लेके आओ। तो मैं एक कार्यक्रम में गया वहां, तो मैंने देखा ये पिट रहा था। तो पता किया कि क्या हुआ, बोले शादी में गरुड़ पुराण पढ़ रहा था। पिटा। दूसरी जगह 15 दिन बाद पता चला पिट रहा है, मैं फिर गया तो वहां पता चला कि यहाँ उल्टा कर रहा है। मैंने कहा भाई इसको तो मुंबई ले जाना पड़ेगा। महेश दुबे हमारे वो जादूगर कवि हैं जिन्हें किसी विषय की, किसी जगह की, किसी शब्द की, किसी धारा की जरूरत ही नहीं होती। वो जहाँ जाते हैं हास्य के मंत्र पढ़ते हैं, और आज उन्होंने वादा किया है कि मेरे पास जितना भी समय है मैं केवल और केवल हास्य के मंत्र पढ़ूंगा। तो महेश दुबे, तुम्हारा समय शुरू होता है अब, और तुम्हारे पास पूरे 25। इतनी कम तालियों में तो ये बाथरूम भी नहीं जाता। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए महेश दुबे का। 20 मिनट दिए थे, उसमें से 1 मिनट तो आप हटे ही नहीं। अब 24 बजे। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं देख रहा हूँ जब से सुमिता जी यहाँ से पढ़ के गई हैं, सबके चेहरे ऐसे लटक गए हैं जैसे बाहुबली फिल्म देख रहे थे, उसके बाद में आमची माती आमची मानसा वाला कार्यक्रम शुरू हुआ। सही बात है, रस परिवर्तन। सुमिता जी को विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अपने देश में कोई महिला अपनी खुशी से पुरुषों को बोलने का अवसर दे दे तो उसे प्रणाम करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। संगीता जी कार्यक्रम के पहले ही बोल रही थी कि तुम लोग ज्यादा कवियत्री क्यों नहीं लाते हो। अब आप खुद देख लो, जो अपने ही घर में इतना लड़ रही है, उससे हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं मैडम, हमको ही पता है। एक को ही संभालना भारी पड़ रहा है। क्या बात। 2-3 ले आए, जो एक आदमी ने ताली बजाई वो भी साउंडलेस, जी चाहता उठकर के इनके पैर, इसी को गुप्त ताली कहते हैं। ये बाकी सबको समझा रहे हैं कि कवियों को कैसे सुनना चाहिए साहब। मैं प्रणाम करता हूँ। संख्या सामने आप लोगों की उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची है। और ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसकी आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदारों ने। क्या बात है, बढ़िया बात है भाई। संख्या सामने आपकी कम नहीं है साहब। हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व मैदान पर उतर करके करते रहे। आज तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि 140 4 पंक्तियां धनराज पिल्ले सर के लिए लिखी, वो सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं, और आप सबका समर्थन इसमें हासिल हो तो ऐसी तालियां बजाइएगा कि सर को भी लगे कि मैं किस महफिल में गया था। 1.25 लाखों से लड़ता है गुरु का बाज होता है, 1.25 लाखों से लड़ता है गुरु का बाज होता है, कि जिसके हाथों का कौशल सुरीला साज होता है। धरा मां भारती की याद जिस पर नाच करती है, करोड़ों में कोई होता है जो धनराज होता है। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। हमारा सौभाग्य है जो सर आज अपने जीवन का सबसे कठिन मुकाबला खेलने उतरे हैं। बाकी तो सारी टीमों से जीत गए आज ही, लेकिन आप लोग को टेंशन लेना नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए, आकाश में उड़ते थे वो रास्ते पे आ गए। कोरोना ने संसार का है हाल वो किया, जो लगते थे गले वो नमस्ते पे आ गए। उसके बावजूद मैं पुणे फेस्टिवल को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने फिर ऐसा माहौल पैदा किया जब हम लोग एक साथ मिल करके इस तरह हंस और मुस्कुरा रहे हैं। बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। एक दोस्त के घर पे गया, रो रहा था, मैंने पूछा क्यों रो रहा है, बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना रोने की क्या बात है, बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा। आदमी फोकट का ज्यादा सोचता और समस्या भी इतने तरह की आती कि समझ में नहीं आती कि असली समस्या क्या। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवा के रो रहा था। मैंने कहा मालूम है दर्द होगा, मालूम था पहले ही, बनाएगा तो दुखेगा, तो क्यों बनवाया। बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया। कोरोना में कॉलर भी नहीं पकड़ सकते। भाई तो टेंशन क्यों ले रहे हो आप।
24 मिनट दिया उसमें वंश मोर यार। वैसे जो भी वंस मोर कह रहे हैं, लेते रहो। नहीं महेश, ये वंस मोर अच्छी बात नहीं। वंस मोर के चक्कर में हम 140 करोड़ हो गए। देखो भाई, आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है ऐसी बात नहीं है, दूध पीने से भी मर जाता है। अरे हाँ, मेरे चाचा जी मर गए। कैसे? भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। पूरा खानदान ही गड़बड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता। पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा, उसको देख के हंसने लगता। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो साला मैं फोकट में ही हंसा था। ये सही बात है, क्या बात है। हंसने की कला तो ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है, लेकिन हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। इतना बड़ा आदमी है, वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है वो कितना खूबसूरत है, वो हंस नहीं सकता। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है उतनी देर ऊपर वाले की इबादत कर रहा होता है। आपको जिंदगी में अगर बहुत आनंदित रहना हो ना, तो धनराज जी जैसा होना सीख जाइए। एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी सागर की तरह निर्मल बने रहेंगे। आपके जीवन में आनंद कभी कम नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वाह। बाकी समस्या, मैं तो सुबह फ्लाइट से आ रहा था, इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती, मैं तीसरे नंबर पे बैठा था। एक आदमी खिड़की के पास, हर वॉशरूम जाना, मैं बेड खोल के खड़ा होता, वो जाके आता बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी, 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चैन नहीं है क्या? बोला है ना, खुल नहीं रही है। हे भगवान, अब जिस चीज को आप समस्या समझते हो वही समस्या नहीं लगे, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में समस्या इतने तरह की आदमी समझ ही नहीं सकता कि असली समस्या क्या है। क्या बात है भाई, वाह। अभी एक जगह एक आदमी भाषण दे रहा था, आदमी भाषण दे रहा था, बोला हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने में उसको एक कुत्ते ने आके काट लिया। क्या समस्या है, वाह। तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें, और तालियां ही कवियों की जान मारती। तालियां बजाओ, ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर रहे। कविता कविता के रस पे अधूर सभी, और सभी श्रोतागण रस के हैं सारथी। तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, वीणा लिए हाथ में प्रकट हो मां भारत। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आनंद दुनिया में कोई किसी को आनंद दे नहीं सकता। ये देखो अभी आनंद ले रहे हैं, मेरे बहाने पता नहीं किसकी फोटो लेने की कोशिश करता है। फोटो लेने लायक तो एक ही है, लेकिन एक्शन ऐसा बता रहा जैसे मेरा ले रहे हैं। आदमी के चरित्र का आकलन हो रहा है। भैया रहने बंद कर दो, सुन लेना, बच्चों को डराने के काम आएगी। सही बात है ना, एक कॉन्फिडेंट आदमी है, बोलने के बाद भी उन्हीं का ले रहा है। ऐसे एकदम कॉन्फिडेंट आदमी डॉक्टर के पास गया सर, बोला डॉक्टर साहब मैंने सुना आप शराब छुड़वाते हो। डॉक्टर बोला हाँ। बोले चल के छुड़वा दो ना, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली। क्या बात। डॉक्टर के पास गया, बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला तो किडनी पेन है, दारू पीता है क्या? बोले हाँ, छोटा ही बनाना। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था, सुबह सुबह। मैंने कहा अरे ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले हाँ, सेक्रेटरी साहब ने बोला है सिक्योरिटी एकदम टाइट होना होगा। तालियां कमजोर है आपकी भाई, जोरदार तालियों से हौसला बढ़ाइए ताकि पंडित जी को कुछ और नई बातें याद आए। एक अंकल सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, आंटी को ठोक दिया, आंटी गिर गई तो गाली देने लगी। बोली घंटी नहीं मार सकते थे। अंकल बोले इतनी बड़ी साइकिल मार दी, घंटी अलग से खोल के मारू। वैसे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, आपके सामने कुछ नहीं हो सकती साहब। हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। ये दोनों लोग पति पत्नी ये वो कर रहे थे यार, ऐसा लग रहा था जैसे स्कूटर का कोई मैकेनिक ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा। अरे पूरी यूनिवर्सिटी इधर खड़ी है। बहुत बढ़िया। एक बार मेरी शादी हुई धनराज भाई, एक बार। आप लोग तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे पूना में 4-6 एकड़। अरे एक ही बार होती है, और मेरी तो हमारे बनारस में तो एक ही बार होती है, क्योंकि हम लोग हर काम प्रैक्टिस
ये बात करते हैं। मैंने 30 साल तक प्यार करने की प्रैक्टिस की। फिर वैलेंटाइन डे के दिन मैंने अपनी 30 साल पुरानी प्रेमिका से कहा आई लव यू। वो बोली आई लव यू 2। मैंने कहा आई लव यू 3। क्योंकि हमको अंग्रेजी भी ऐसी आती। बचपन में मास्टर ने कहा अंग्रेजी में कल को क्या कहते हैं, मैंने कहा टुमारो। बोले परसों को। मैंने कहा उस पर एक और मारो। बोले तेरी अंग्रेजी बहुत गड़बड़ है। और लड़की खड़ी है, उसको अंग्रेजी में बोला। मैंने कहा हे गर्ल कम हियर। लड़की आ गई। मास्टर बोले इसको अंग्रेजी में वापस भेज। मैंने कहा सर जब एक बार आ ही गई है तो वापस क्यों भिजवा रहे? बोले नहीं भेज नहीं तो फेल कर दूंगा। मैं खुद दरवाजे के पास गया, उधर से बोला हे गर्ल कम हियर। क्या बात है, क्या बात है, दिमाग तो है भाई, वाह। बनारसी आदमी हर जगह अपना काम ढूंढ लेता है। पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की, तिथि में 11 की बात ही कुछ और है। और दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की, यूपी में बनारस की बात। क्या बात है, क्या बात है। हाँ भाई 3 तो जोश में आ गई। बोली अब लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा सोच तो मैं भी ये रहा हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि हम दोनों से शादी करेगा कौन? बोली नालायक, मुझे वॉलंटियर समझ रखा। जाके मेरे पिताजी से बात करो, मुझसे शादी करो। मैं गया अंकल के पास। मैंने कहा अंकल आपको मालूम है मैं आपकी बेटी से 30 साल से प्यार करता हूँ। वो टेंशन में आ गए। बोले आप क्या चाहते हो? मैंने कहा शादी करना चाहता हूँ। बोले शुक्र है भगवान का, मैंने तो सोचा पेंशन मांगने आ गए। अच्छा तुम कमाते कितना हो? मैंने कहा 1590 रुपया फिक्स पर मंथ। क्योंकि हम तो कभी आदमी साहब, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अभी इन तीनों चारों के पास तो जैकेट भाड़े पे लेने का पैसा था। मैं तो सबकी बोल मत खोल भाई। कोरोना चल रहा है 2-3 साल से। मैं आप लोग क्या गलत समझ रहे? मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा। डॉक्टर बोला गोली ले कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा केस पहली बार देखा। मैंने कहा 30 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे हो, परफॉर्म कब करोगे? क्या बात, वाह। तो बोला दिमाग खराब मत करे, दूसरी गोली ले कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर पहुंचा। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार उस गोली से तो हाथी का भी पेट साफ हो जाता, तू करता क्या है? मैंने कहा मैं कवि हूँ कवि। वो बोला हे भगवान पहले क्यों नहीं बताया? ये 10 रुपया ले, पहले जाके कुछ खा। गोडाउन में स्टॉक है ही नहीं, क्लियरेंस सेल लगाने चला। तो होने वाले ससुर जी ने कहा कितना कमाते हो? मैंने कहा पर मंथ। वो बोले महंगाई के जमाने में बहुत कम है मेरे भाई, लेकिन कोई बात नहीं मेरी बेटी भी 1500 कमाती है। मैंने कहा वो तो मैंने पहले ही जोड़ लिया है। महंगाई की जो हालत चल रही साहब, 4 पंक्तियां दे रहा हूं। हम कभी किसी पार्टी के नहीं होते, एक चेतावनी दे रहा हूं और आप सबको बात अच्छी लगे और सच्ची लगे तो मुझे बताना। नौकरी साफ हो जाए न भत्ता साफ हो जाए, नौकरी साफ हो जाए न भत्ता साफ हो जाए, शहद ना चाट लो इतना कि छत्ता साफ हो जाए। नौकरी साफ हो जाए न भत्ता साफ हो जाए, शहद ना चाट लो इतना कि छत्ता साफ हो जाए। वजन कितना उठा सकती है जनता पहले ये तौलो, सबर को इतना ना जांचो कि पत्ता साफ हो जाए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। देखो क्या 24 मिनट तो मिला था, उसमें भी मुझे लगता है 1-1.5 मिनट हुआ है, 20-22 बचा हुआ है। हाँ ये देखो सब हिसाब स्टॉप वॉच लगा के बैठे हुए हैं, यही जांचने के लिए मैंने कहा था। तो अगर हर आदमी ताली ढंग से नहीं बजाएगा ना तो मैं 20-22 मिनट तो इचक बिचक करके ही गला दूंगा। इसके लिए आप लोग बहुत फटाफट आनंद ले लो। आज हमारे पास तो टाइम ही इतना कम दिया है कसम से, जितना टाइम तो मुझे आके माइक पे खड़ा होने में लगता।
अब तो मेरा तो यही लग रहा है कि थोड़ी देर खाली खड़ा रहूं, मुझे देख के हंस लो और संगीता जी पेमेंट दे दे और मैं चला जाऊं। तो इसके लिए नहीं तो क्या समस्याएं कम थोड़ी होती यार। कवियों की शादी के बाद तो नई नई समस्याएं शुरू होती है। मेरी तो शादी की सीरीज ही बहुत लंबी है, इतने साल हो गए शादी के। एक कवि की शादी हुई नई नई, उसने सोचा अपनी पत्नी पर अपनी विद्वत्ता की ऐसी धाक जमा दूं कि सारी जिंदगी के लिए मेरी गुलाम हो जाए। तुरंत एक गीत लिखा, तुम ही मेरी यामिनी हो, तुम ही मेरी भामिनी हो, तुम ही मेरी दामिनी हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। तो पत्नी भी सेमी कवियत्री थी, बोली तुम ही मेरे सुरेश हो, तुम ही मेरे योगेश हो, और तुम ही मेरे मायके वाले महेश हो। अच्छा भाई, तो पत्नी का टेंशन बढ़ गया। बढ़िया है भाई। उसने बोला शादी के पहले तेरी कितने लोगों से दोस्ती थी, आज ही बता दे, बाद में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। पत्नी चुप हो गई, 15 मिनट तक चुप रही। पति बड़ा खुश हुआ, बोला इसका मतलब किसी से दोस्ती नहीं थी। बोली धर, अभी तो मैं गिन रही हूँ। हाँ भाई भाई, बहुत बढ़िया। तो ऐसा होता रहता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती है। अभी मैं कविता आपको सुनाता हूँ, सुनिए अंतिम रूप से क्या है। मैं 2-4 पंक्तियां सुना के वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े हस्ताक्षर यहाँ पर बैठे हूँ। देखो मेरे वीर गति के प्राप्त होने में 2-3 लोगों ने ताली बजाई। ये कितनी शिद्दत से चाहते हैं कि मैं लुढ़क जाऊं। कितने प्रेमी लोग हैं। इनके और आई साइड और मेरे सुमिता जी के बीच में खाली मैं ही बाधा हूँ। ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना ई चकदा। कुछ बाबाओं के लक्षण बता रहा हूँ, उनके नाम आप बताना। बाबाओं के, कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए, कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं नर, जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा अभी। अच्छा, बाबा किसे बोल रहा, कौन यहाँ नागा है? मैं भी एक गृहस्थ हूँ जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े में भागा। बहुत बढ़िया है, क्या सीन है। आदमी किस चक्कर में देश में किसके कपड़े लेके भाग जाता कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए कुछ बाबाओं के लक्षण बताता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा हमको खाने पे बुलाओ, मैं शाम को घर पे गया, घरवाली को बोला घर में जो कुछ है बना डाल। वो बोली घर में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा कुछ तो होगा, बोली सिर्फ दाल है। मैंने कहा वही बना ले। बोली 5-6 दोस्तों को सिर्फ दाल कैसे खिलाओगे? मैंने कहा माइंड से। मैं दोस्तों को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ जाऊंगा, तुम किचन में चली जाना, 5 मिनट के बाद एक खाली बर्तन उठा के पटक देना। मैं चिल्लाऊंगा क्या हुआ, तुम बोलना रायता गिर गया। 2 मिनट के बाद दूसरा खाली बर्तन गिराना, मैं पूछूंगा क्या हुआ, तुम बोलना सब्जी भी गिर गई। ऐसे अचार भी गिराना, पापड़ भी गिराना, सलाद भी गिराना, चटनी भी गिराना, कौन देखने आ रहा है? बाद में मैं बहुत डांटूंगा और पूछूंगा कुछ बचा भी है कि सब कुछ गिरा दिया? तुम बोलना सिर्फ दाल बची है। मैं बोलूंगा वही लिया, 2-2 चम्मच खिला के मेहमानों को भगा दे। दिमाग अच्छा लगाया था, लेकिन घरवाली भी बनारस से उठाई है। शाम को दोस्त आ गए, मैं सबको लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गया, पत्नी किचन में चली गई। 5 मिनट के बाद एक बर्तन गिरा धड़ाम। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली सत्यानाश, दाल ही गिर गई। हे भगवान, बढ़िया बढ़िया। चकदाना भी चकदाना दाने ऊपर दाना ही चकदाना। कर्म बताता हूँ मैं जिनके नाम आप बतलाना ही चकदाना। पहले बाबा के लक्षण करता था पर डेरा प्रमुख कहता था, दिखने में भी जो लगता है गब्बर सिंह का नाम बताना। क्या बात है साहब। देखो बाबा जी के एक भक्त यहाँ भी बैठे हुए हैं जिन्होंने तुरंत पहचान लिया। तो जो भी जिस बाबा का भक्त है पहचानते रहना, क्या फटाफट तो मजा आएगा। अगले बाबा को पहचानो आप। चलिए बैठे यार हम लोग यहाँ पे, कोई टेंशन लो मत, आनंद लो। भक्तों की बाहों में जो मुस्काकर झूला झूली है, हाथ लिए त्रिशूल खड़ी है, अपना आपा भूली है। शौक एक है होठों पर मोटी लाली लगवाना, नाम बताना ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना ई चकदाना। ईश कृपा का दावा करके जो कृपा बरसाता है, कभी समोसे खाने कहता चटनी कभी खिलाता है, शुद्ध चलाता है बिजनेस संतों का धर कर बाना, नाम बताना। क्या बात है, पूना में तो हर बाबा के भक्त। एक आदमी निर्मल बाबा के पास गया, बोला कृपा नहीं आ रही है। बाबा ने बोला कभी कवि सम्मेलन सुना है? बोले हाँ सुना है। बोले महेश दुबे को सुना है? बोले हाँ सुना है। वही रुकी हुई है यार, आप लोग समझ नहीं रहे हो। बजाओ बजाओ भाई, क्या बात है, वाह।
चौथेपन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया, चौथेपन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया, सेवादारों का जत्था बाबा की पोलें खोल गया। अब बैठे पीछे चक्की और खाते जेल का खाना, नाम बताना। क्या बात है। बीचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना। सुभाष जी ने मुझे आके बोला कि पता है संजय दत्त गिरफ्तार थे, अच्छे चाल चलन की वजह से जल्दी छूट गए। मैंने कहा कि मैं भी नहीं मान रहे हैं। ये बढ़िया है भाई, वाह, सही बात है। बहुत बड़ा व्यापारी है ये पर कहने को बाबा है, एक आंख कम खुलती है पर सबकी गर्दन दावा है। आजकल योग का इतना चलन चला हुआ, इतना चलन चला हुआ, जिसको जहां देखो वहीं योग कर रहा। अभी एक आदमी को पब्लिक ने पकड़ के मारा, अब तुम लुंगी पहन के फुटपाथ पे शीर्षासन करोगे, हे भगवान, तो पब्लिक पागल है क्या? अभी देखा पूना स्टेशन के बाहर एक कुत्ता गुलाटी मार रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले पतंजलि का बिस्कुट खा गया। गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, मेरा इंसाफ कर देना। जो कुछ भी कहा मैंने वो सिर्फ हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर देना। आप सबका विशेष रूप से व्यक्तिगत आभार इसलिए मानता हूँ कि महेश दुबे को बड़े मन से आप लोगों ने सुना। कभी हैं जिनकी हम पूरी नाइट भी कर सकते हैं, लेकिन आज इतनी लंबी चौड़ी टीम को देखते हुए उन्होंने बहुत संयत पारी खेली, और जैसा उन्होंने कहा था कि कृपा वहीं रुकी हुई है, तो थोड़ी सी कृपा एक बार हम महेश दुबे पे और कर दें। बहुत बहुत बधाई और स्वागत अपने इस छोटे भाई का, क्योंकि मुझे अक्सर जब मैं महेश दुबे को सुनता हूँ या प्रस्तुत करता हूँ तो मुझे आप में से कई पुराने लोग जानते हैं, शैल चतुर्वेदी जी की याद आती है, जिन्होंने कभी मेहनत करके हास्य का निर्वाह नहीं किया। वो जब खड़े हो जाते थे, बैठते थे, तो उनकी अदाएं, उनका बोलना, उनके सहज शब्द, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व की एक झलक भाई महेश दुबे को वरदान के रूप में मिली है। के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, और इस शहर में तो संगीता जी और हमारे आनंद भाई सब जानते हैं कि कितने कार्यक्रम शैल जी ने यहाँ पर किए। दोस्तों, यहाँ तक हम आ गए, मुकेश से महेश तक कैसा लगा आपको आयोजन?